आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब फॉर्म कितने होते हैं, वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए अब हम लोग अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्ब फॉर्म को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब यानी कि क्रिया क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ब यानी कि क्रिया हमारे किसी वाक्य यानी किसी सेंटेंस में वो वर्ड होते हैं जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए किसी एक्शन को दिखाएं या फिर सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएं। मतलब वो शब्द जो कि किसी वाक्य में ये दिखाएं जो सब्जेक्ट यानी कि जो करता है उसने क्या काम किया है या फिर वो किस अवस्था में है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्ब। अब देखिए, जो हमारा वर्ब यानी कि क्रिया होती है इसकी दो बहुत ही कमाल की क्वालिटीज होती हैं, जो कि ये होती हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि जो वर्ब है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। चलो इन दोनों क्वालिटीज को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि पहली क्वालिटी को हम ऐसे समझते हैं कि मैंने 3 सेंटेंस ले लिए जो कि है आई एम थिन, यू आर थिन और ही इज थिन। तो आई एम थिन हम पहले व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए कह रहे हैं, यू आर थिन हम सेकंड पर्सन के लिए कह रहे हैं, और ही इज थिन ये हम थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं। अब देखो इन तीनों ही सेंटेंस में ये जो वर्ड था थिन ये सेम है, इसमें चेंज नहीं आया है। चेंज किस में आया है? आई, यू और ही में, और साथ में चेंज किस में आया है? एम, आर और इज में। और हमारे इस सेंटेंस में जो वर्ब्स थे वो थे एम, आर और इज। तो एम हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, आर हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा और इज हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि जो वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है और वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गई पहली क्वालिटी। अब चलिए हम लोग दूसरी क्वालिटी जो की थी कि टाइम के हिसाब से चेंज, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि है ही एट हिज फूड यानी कि उसने अपना खाना खा लिया, और दूसरा सेंटेंस है ही इज ईटिंग हिज फूड यानी कि वो अपना खाना खा रहा है। तो देखो इन दोनों ही सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो डिफरेंट है, और साथ ही में जो पहला सेंटेंस है वो कह रहा है कि उसने अपना खाना खा लिया है, मतलब वो अपना खाना खा चुका है। यानी कि जो खाना खाने का काम है वो अतीत में हुआ था, यानी कि ये पास्ट के टाइम बता रहा है। और दूसरा वाला सेंटेंस बता रहा है ही इज ईटिंग हिज फूड यानी कि वो अपना खाना अभी खा रहा है। तो देखो इस दोनों ही सेंटेंस में हम खाना खाने की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो इसका वर्ब है वो चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि दोनों ही सेंटेंस का जो टाइम था वो अलग अलग है। और ये जो आपने अभी चेंज पढ़े सब्जेक्ट के ऊपर और टाइम के ऊपर, इन्हीं चेंजेस को हम वर्ब फॉर्म कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब फॉर्म क्या होता है। तो चलो इसके बाद में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमारी वर्ब फॉर्म कितनी होती है। तो हमारी जो वर्ब फॉर्म होती है वो 5 यानी कि 5 होती हैं, जिसमें जो पहली फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म, रूट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म इन तीनों नामों से जानते हैं। दूसरी फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं, तीसरी फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथी फॉर्म को हम लोग एस और ई एस फॉर्म कहते हैं, और हमारी जो पांचवी और आखिरी फॉर्म होती है वो हमारी आई एन जी फॉर्म कहलाती है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और रही बात वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म की बात, तो ये दोनों उतने बड़े नहीं होते हैं, मैं उनको अभी बता देता हूं। जैसे कि जो हमारा एस और ई एस फॉर्म है वो तब लगती है जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर में हो, और आई एन जी हमारा तब लगता है जब हम लोग किसी ऐसे काम की बात करें जो अभी हो रहा हो। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। अब चलो जो हम लोग के मेन 3 फॉर्म हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है बेस फॉर्म।
बेस फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे वर्ब के सारे फॉर्म्स का एक तरीके से नींव होती है, एक तरीके से जड़ होती है। बिना बेस फॉर्म के आप कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब का कोई भी कन्वर्जन करना है तो आपको उस वर्ब का बेस फॉर्म पता होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब मैंने फर्स्ट फॉर्म में एग्जांपल के लिए दो वर्ड ले लिए हैं, जो कि है ईट और चूज। अब इन्हीं दो वर्ड को हम लोग आगे जैसे जैसे फॉर्म पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे कि हमारा सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब ऐसा काम जो कि अतीत में किया गया हो, और अतीत में किया गया से मतलब है कि जो काम हमारा निकले हुए टाइम में किया गया हो। ठीक है, तो हमने जो दो वर्ड लिए थे जो कि थे चूज और ईट, अब उनको हम पास्ट फॉर्म में यानी कि सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो चूज है वो हो जाएगा चोज, और जो हमारा ईट वर्ड था वो हो जाएगा एट। इसके बाद में है तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो देखो, हमने बेस फॉर्म में कौन सा वर्ड लिया था, हमने लिया था चूज और ईट। हमने उसको जब सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो हो गया चोज और एट। अब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ड हो जाएगा हमारा चोजन और ईटन। तो ये तो हो गए हमारा पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म। अब देखो, इन तीन फॉर्म के बाद में आओ चलो लगे हाथ तो हम अपना चौथा और पांचवा फॉर्म, इन दोनों फॉर्म को भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि जब इतना पढ़ा है तो थोड़ा और पढ़ने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब देखो हमने बेस फॉर्म के कौन कौन से वर्ड लिए थे, वो था चूज और ईट। उसको हमने सेकंड फॉर्म में किया तो वो हो गया चोज और एट। उसका थर्ड फॉर्म हो गया था चोजन और ईटन। अब मैंने आपको बताया था फोर्थ फॉर्म में हमारा जो बेस वर्ड है उसके आगे एस या फिर ई एस लग जाता है, तो हमारा जो चूज था वो हो जाएगा चूजेस, और उसके बाद में जो हमारा वर्ड था ईट वो हो जाएगा ईट्स। इसके बाद में जो हमारा पांचवा फॉर्म है उसमें हमारे बेस वर्ड के आगे आईएनजी लग जाता है, तो हमारा जो पहला वर्ड था चूज वो हो जाएगा चूजिंग, और जो हमारा आखिरी वर्ड था ईट वो हो जाएगा ईटिंग। तो ये हमने इन दो वर्ड को जो कि थे हमारे चूज और ईट, इनको हमने पहली फॉर्म से लेकर पांचवी फॉर्म तक पूरा कन्वर्ट कर डाला है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली फॉर्म चूज ईट, दूसरी फॉर्म चोज एट, तीसरी फॉर्म ईटन चूजन, चौथी फॉर्म चूजेस और ईट्स, और आखिरी और लास्ट फॉर्म हमारी चूजिंग और ईटिंग। तो ये तो हमने सीख लिया कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब देखो, जब भी हम वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं तो सिर्फ कन्वर्जन कैसे करते हैं ये सीख लेने से काम नहीं चलता है, हमको वर्ब फॉर्म याद करने पड़ते हैं। दुख की बात यही है कि हमको वो रटने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता देता हूं जिससे कि आपको उसको याद करने में और आसानी हो जाए। तो याद करने में आसानी हो इसीलिए जो हमारा वर्ब फॉर्म है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का कन्वर्ट होने का हमारा एक फिक्स पैटर्न होता है। वो होता है ये कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है जब हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम तरीके से होंगे। मतलब ये है कि अगर सेकंड फॉर्म के एंड में ईडी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म के एंड में भी ईडी आएगा। अगर सेकंड फॉर्म के एंड में डी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म के एंड में भी डी आएगा। अगर सेकंड फॉर्म के एंड में आईईडी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म के एंड में भी आईईडी ही आएगा। चलो इस चीज को हम एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया, वर्ब यानी कि क्रिया ले ली, जो कि है वॉक यानी कि चलना। अब वॉक को जब हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वॉक्ड। अब अगर हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉक्ड का वॉक्ड ही रहेगा थर्ड फॉर्म में भी। इसी तरीके से अग्री, अब देखो अग्री के एंड में हमारे डबल ई है, तो क्या यहाँ पे हमको ट्रिपल ई या फिर ई और लगाने की जरूरत है? नहीं है ना। तो हम इसके बाद में सिर्फ एक डी जोड़ के इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ये जो वर्ड है अग्रीड, ये हमारा थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। ऐसे ही ट्राई, अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको एक चीज याद रखनी होगी, वो वर्ब, वो क्रियाएं जो कि हमारी वाई कॉन्सोनेंट के साथ में खत्म होती हैं, उनको जब हम सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम y को हटा के उसकी जगह पे IED लगा देते हैं। जैसे कि ट्राई का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ट्राइड, और आपको पता है
सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, तो जो हमारा ट्राइड है वही हमारा थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे रेगुलर वर्ब। इसके बाद में आते हैं इर्रेगुलर वर्ब। देखो, रेगुलर वर्ब को याद करना आसान होता है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब हैं इनको याद करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब का कन्वर्ट होने का कोई भी पैटर्न नहीं होता है। मतलब ये है कि हो सकता है आपको कुछ ऐसे वर्ब मिल जाएं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेम रहे, या फिर आपको कुछ ऐसे वर्ब मिल जाएं जो कि फर्स्ट सेकंड सेम रहे या फिर तीसरा बदल जाए, या फिर हो सकता है आपको ऐसा कोई वर्ब मिल जाए जो कि पहला तो एक ही रहेगा और जो सेकंड थर्ड है वो सेम रहेगा, या फिर हो सकता है आपको कोई ऐसा वर्ब मिल जाए जो कि हमारे तीनों फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये जो सारे इस टाइप के वर्ब होते हैं ना, ये हमारे इर्रेगुलर वर्ब के अंदर ही डाल दिए जाते हैं। जैसे कि गो। अब देखो, ये जो वर्ड है गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। क्या तीनों वर्ड में आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी तरीके से लेट, लेट की पहली फॉर्म भी लेट है, दूसरी फॉर्म भी लेट है और तीसरी फॉर्म भी लेट है, मतलब तीनों फॉर्म सेम। इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी तरीके से बाई, बाई में देखो एंड में वाई है, लेकिन उसके बावजूद ये इर्रेगुलर वर्ब में है, क्योंकि देखो इसका पहला फॉर्म है बाई, दूसरा फॉर्म हो जाएगा ब्रॉड और तीसरा फॉर्म हो जाएगा हमारा ब्रॉड। इसमें आखिरी के दो हमारे सेम तो हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब मैंने क्या कहा था, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके एंड में डी आई, ई डी आई या फिर आई ई डी आई। क्या इसमें तीनों में से कोई आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा इसीलिए इर्रेगुलर वर्ब। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है बिकम का। तो देखो, बिकम हमारा पहला फॉर्म, बिकेम दूसरा फॉर्म, फिर बिकम तीसरा फॉर्म। इसी तरीके से फॉल पहला फॉर्म, फेल दूसरा फॉर्म और फॉलन तीसरा फॉर्म। तो इर्रेगुलर वर्ब हमारे वो होते हैं जो कि कन्वर्ट होते टाइम किसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो ना करें। अब देखो, ये तो हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब ये दोनों पढ़ लिए। अब जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सर हमको ये कैसे पता चले कि कौन सा वर्ब हमारा रेगुलर वर्ब है, कौन सा वर्ब हमारा इर्रेगुलर वर्ब है। तो देखो, मेथड बहुत ही सेम है। वो है ये कि आपको जो भी वर्ब दिया जा रहा है उसको पहले आप रेगुलर वर्ब के हिसाब से कन्वर्ट करके देख लो। मान लो मैंने वर्ब ले लिया है कुक, यानी कि पकाना। अब मैं उसको कुक्ड कर देता हूं, तो देखो सेकंड फॉर्म में जैसे ही मैंने उसको कुक्ड किया, मुझे पता चल गया कि हाँ, कुक्ड नाम का एक वर्ड होता है, तो ये हमारा सही है। इसी हिसाब से ये हमारा कुक्ड जो तीसरी फॉर्म में सीधी सी बात है वो भी वही रहेगी। उसके बाद में है कुक्स और कुकिंग जो कि चौथी और पांचवी फॉर्म है वो भी हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, ये जो वर्ब था ये हमारा रेगुलर वर्ब है, क्योंकि ये हमारे जो रेगुलर वर्ब का रूल है उसको फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से मैं एक और वर्ड लेता हूं जो कि है स्पीक। अब मैं इसमें भी रेगुलर वर्ब का रूल लगाने की कोशिश करता हूं। तो स्पीक में अगर हम ईडी लगा दें, या फिर ईडी क्या, ई आखिरी में है ना, तो सिर्फ डी लगा देते हैं, तो क्या हमारा स्पीक्ड ये कोई वर्ड होता है? ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो हमको पता चल गया कि ये हमारा रेगुलर वर्ब नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया एक तरीका रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में फर्क करने का। अब देखो, मेरे हिसाब से ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आपको कोई और तरीका नहीं समझ में, कोई और तरीका नहीं मिलेगा और कोई और तरीका समझ में अच्छे से आने भी नहीं वाला है। लेकिन इस तरीके की एक प्रॉब्लम है, वो है ये कि आपको वर्ब के कई सारे शब्द पता होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मेरे को नहीं पता होता कि स्पीक्ड नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो क्या मुझे पता चल पाता कि ये जो वर्ड है स्पीक्ड ये रेगुलर वर्ब का नहीं इर्रेगुलर वर्ब का है? पता ही नहीं चल पाता। मुझे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि मुझे पता था कि स्पीक्ड नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। इसीलिए आपको अलग अलग वर्ब यानी कि जो हमारे अलग अलग एक्शन वर्ड्स हैं उनको पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ताकि आप डिफरेंशिएट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.